देखिए, बीए बीएससी द्वितीय वर्ष, द्वितीय भाषा हिंदी में अगला आपका उपशीर्षक है वित्त एवं वाणिज्य की भाषा और हिंदी। इस पर हमने बहुत सी बातें की थी और एक बात ये भी बताई थी हमने कि वित्त वाणिज्य कहाँ से शुरू हुआ और आज वैश्वीकरण के क्षेत्र में वो ऑनलाइन बिजनेस तक किस प्रकार पहुंच गया है। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वाणिज्य होता है, उसके अलावा दो महत्वपूर्ण बातें उसमें आ जाती है। एक है आयात और दूसरा निर्यात। और ये आयात निर्यात करने के लिए परिवहन के साधन भी आवश्यक हैं। देखिए, एक देश जब दूसरे देश से वस्तु खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे हमने अभी फ्रांस से राफेल विमान खरीदे या रशिया से कुछ और खरीदा, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्न के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, औषधियों के क्षेत्र में हो। जैसे कोरोना के काल में हमने अपनी बहुत सी दवाइयाँ अमेरिका और कनाडा दी थी, उसे कहते हैं निर्यात। आयात और निर्यात, आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना। तो इस प्रकार से व्यापार बढ़ता रहता है। और मैंने इससे पूर्व भी आपसे कहा था, शायद आज कृषि यानी किसानों का बंद है, इसलिए एक सच्चाई हम नहीं भूलते, हम बार बार भूल जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये गलत है। भारत एक वाणिज्य प्रधान देश है और ये इतिहास है भारत का कि अंग्रेज आने से पूर्व या मुगल आने से पूर्व भारत के उपनिवेश चीन, जापान, मलेशिया, मलाया, इतना ही नहीं, अरबस्तान, ग्रीक तक फैले हुए थे। तो वित्त और वाणिज्य संबंधी व्यवहार था, कृषि उसका एक भाग मात्र है। तो देखिए, जो आयात निर्यात की बात चलती है, जब हमारे भारत में प्याज की कमी पड़ती है तो हम अन्य देशों से मंगाते हैं, शक्कर अन्य देशों से मंगाते हैं या यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, दवाइयाँ मंगाते हैं। इतना ही नहीं, आज कोरोना के काल में जो ऑनलाइन बिक्रियाँ बढ़ी, तो उसमें अभी मैंने एक सर्वेक्षण देखा कि भारत के लोगों ने ऑनलाइन तासिकाओं के लिए, छात्रों ने विशेष करके और अध्यापकों ने 20-20, 30-30 हज़ार के मोबाइल ऑनलाइन खरीद किए। तो ये ध्यान रहे कि वित्त जहाँ तक पैसे का संबंध आता है, जहाँ व्यापार का संबंध आता है, तो भारत उसमें अग्रसर होकर के व्यापार करता है। और ध्यान रखिए कि ये जो व्यापार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। अब समझिए, मुझे कोई एक टेलीविज़न मंगवाना, सेट मंगवाना है, मुझे कोई लैपटॉप मंगवाना है, ये मेरा अपना निर्णय हो सकता है। मैं मंगवा सकता हूँ ऑनलाइन। मैं बहुत सारी पुस्तकें ऑनलाइन मंगवाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं, बहुत सारा खर्चा बच जाता है, बहुत सारा उस पर बट्टे भी होता है, मतलब कुछ छूट भी दी जाती है। लेकिन जब हम देशों की बात करें, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा देशों, तो इन देशों में प्रधानमंत्री, यानी ये जो व्यवस्था है हमारी, तो उसमें केंद्रीय स्तर पर वाणिज्य और वित्त दोनों ही विभाग या दोनों मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय अलग होता है, वित्त मंत्रालय अलग होता है, ये दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री के निर्देश में और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्य स्तर के वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के माध्यम से दो देशों में, दो राज्यों में अनुबंध होते हैं, बॉन्ड होते हैं, मतलब उनमें करार होता है और उन करार के अनुसार कुछ चीज़ें हम निर्यात करते हैं, कुछ आयात करते हैं। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि अनावश्यक चीज़ें आयात की जाती हैं और जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं वो भी निर्यात हो जाती हैं और उसका परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर, वित्त व्यवस्था पर पड़ जाता है। तो ये आपको सोचना है, ध्यान रहे। आप भले ही विज्ञान के छात्र हो, भले ही कला के छात्र हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में दैनंदिन व्यवहार करते समय, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अब देखिए, इससे पूर्व भी मैंने कहा था कि आप एक विद्यार्थी के नाते, एक छात्र के नाते
जब महाविद्यालय में आते हैं तो वहाँ की फ़ीस से लेकर के वहाँ के जर्नल खरीदने तक से लेकर के बहुत सी बातें आपको वित्त के पैसे के माध्यम से ही करनी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको पैसों का हिसाब किताब ठीक ढंग से रखने आए। अब देखिए, जो हमने अब तक वित्त वाणिज्य क्या है, उसका इतिहास क्या है, और वैश्वीकरण के रूप में हम क्या-क्या उसमें ला सकते हैं, क्या-क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी। तो अगला जो हमारा टॉपिक इसी के अंतर्गत है, वह है व्यापार के साधन। आप किस प्रकार से व्यापार करेंगे? यानी दुनिया में देखिए, जितना कुछ आर्थिक व्यवहार होता है, उसके लिए अपने कुछ साधन होते हैं। यानी एक जगह उत्पन्न होने वाला माल जो है, या प्रोडक्ट है, या उत्पाद है, उत्पाद जिसे कहा जाए हिंदी में, वो उत्पाद दूसरी ओर भेजने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है। और इस केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उसे रिटेल के रूप में छोटे-छोटे दुकानों में पहुंचाना, छोटे-छोटे बाज़ारों में पहुंचाना, और अंत में जाकर के वो सारा माल प्रत्येक मतलब जो उपभोक्ता व्यक्ति है, उसके घर तक पहुंचाना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इसके लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है। तो जो ये इस प्रक्रिया जो है, यानी समझिए किसी खेती में गन्ना निर्माण हुआ, किसी खेती में गेहूँ निर्माण हुआ, किसी खेती में चावल निर्माण हुआ, तो ये तो हुआ कृषि उत्पादन। उसके अलावा साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तेल है, सिर को लगाने का तेल है, खाने का तेल है, या अन्य जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं, वो उत्पाद किसी एक कारखाने में बनते हैं या खेती पर बनते हैं। तो उन सबको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। आप जानते हैं, अगर आप उस्मानाबाद का जो मेन रोड है, MH70 कुछ तो नाम है उसका, उस पर अगर थोड़ी देर के लिए कहीं भी बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जा कर के मेन रोड पर आ जाएंगे, एडीसी सोलापुर रोड पर, तो आपको बहुत से ट्रक भर भर करके उत्पाद यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ उत्तर भारत से आते हैं, कुछ दक्षिण भारत से आते हैं, कभी यहाँ उतर जाते हैं, कभी सीधे वहाँ तक जाते हैं। तो ये सारे साधनों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले साधन आते हैं परिवहन के साधन, या जिसको हम यातायात के साधन कहते हैं। इन परिवहन और यातायात के साधनों में उत्पादित स्थान से, मतलब जहाँ उत्पादन किया जाता है, उस स्थान से उपभोक्ता तक वस्तु या माल पहुंचाने के लिए 3 प्रकार के मार्ग आते हैं। वैसे 4 होते हैं, लेकिन 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पहला है सड़क मार्ग। मतलब जितनी सड़कें हैं, आजकल देखिए मोदी जी के राज में सड़कें थोड़ी बहुत ही अच्छी हैं, उसके पहले अच्छी नहीं थी। तो ये जो सड़कें बन रही हैं, ये सड़कें हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्तवाहिनियों का काम होता है, शिराओं और रोहिणियों का काम होता है, वैसे रास्तों का काम होता है। और उसके बाद लौह मार्ग होता है, जिसको हम रेलवे कहते हैं। उसके उपरांत जल मार्ग होता है, और उसके उपरांत हवाई मार्ग, जो विमान के माध्यम से जाता है। मतलब बहुत सी बातें। तो देखिए कि सड़क या मार्ग पर जो अधिक से अधिक प्रयोग होता है, मतलब जल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहेगा, लेकिन भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लगभग जल मार्ग का उपयोग नहीं होता, समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं होता। सड़क का मार्ग और रेल के मार्ग से ज़्यादा होता है, हवाई मार्ग से कम होता है, और जल मार्ग से लगभग नहीं के बराबर होता है। हवाई मार्ग और जल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके उपरांत अगर हम देखें, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग और विमान के माध्यम से, हवाई मार्ग से होता है। लेकिन परिवहन व्यवस्था जिस देश की जितनी उन्नत होती है, वो देश उतना उन्नत होता है। देखिए 1991 के बाद, 90 के बाद, हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के काल में अर्थमंत्री या वित्त मंत्री के रूप में बाद में जो प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस काल में हमने वैश्वीकरण को अपनाया। उसी समय चीन ने भी अपनाया।
लेकिन ध्यान रखिए, चीन और भारत में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज कोरोना का ब्लेम हम चीन पर भले ही लगाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि वैश्वीकरण का जितना फ़ायदा चीन ने उठाया, उससे 10% भी हमने नहीं उठाया। हमारे बहुत सारे मित्र चीन में जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और चीन में एक विश्वविद्यालय है, टोक्यो विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाते हैं, पेकिंग विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने कहा कि चीन के रास्ते इतने बढ़िया हैं, परिवहन उनका इतना सक्षम है कि भारत में, खास करके महाराष्ट्र में, पुणे मुंबई हाईवे जो है, जैसा वो हाईवे है, वह चीन का उस प्रकार का सबसे बेकार हाईवे वहाँ माना जाएगा। उससे भी उन्नत, उससे भी अच्छे पुल हैं, उड्डान पुल हैं, ये सारी चीज़ें उसमें चीन ने बहुत बड़ी बनाई है। और आज जानते हैं कि चीन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के क्षेत्र में विश्व का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश बन गया है। तो ये फ़ायदा उन्होंने उठाया, वो हम उठा नहीं पाए। आज भी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ नहीं गए थे, तब तक रास्तों की हालत बहुत खस्ता थी। आज रास्तों की हालत देश में बहुत बढ़िया बन रही है। हर रोज़ कम से कम 135 किलोमीटर का रास्ता अच्छा बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं। रेल मार्ग में भी अब तक क्या था, रेल का बजट अलग से पेश किया जाता था। इस राज्य में रेल का बजट अपने सामान्य बजट के साथ ही हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसमें सुधार हो रहे हैं। और देखिए कि इन सभी बातों की मैंने अभी कहा था कि जिस देश की परिवहन व्यवस्था उन्नत होगी, उतना ही वह राष्ट्र उन्नत होगा। और व्यापारिक विकास के माध्यम में भी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में, मतलब जितने अच्छे रास्ते होंगे, जितने अच्छे रेलवे होंगे, जितने अच्छे जहाज मार्ग होंगे, जितनी अच्छी हवाई यंत्रणा होगी, उतना ही वित्त वाणिज्य व्यवसाय की स्थिति अलग होगी, व्यापार का विकास होगा। इसलिए देश की परिवहन व्यवस्था को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से किफ़ायतशीर, सर्वव्याप्त और अत्याधुनिक बनाना अत्यंत ज़रूरी है। और तकनीक, नई नई तकनीक का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। आज भी डांबर का, कोल टार का रास्ता बनाया जाता है, कहीं सीमेंट के रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन इससे भी उन्नत बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ प्लास्टिक के रास्ते बन रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने की बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वहाँ के वित्त वाणिज्य की उन्नति अत्यंत आवश्यक होती है। और उसके लिए यातायात के साधनों में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, समुद्री परिवहन और हवाई परिवहन की अत्यंत आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। इसके बाद दूसरा स्थान आता है बैंकों का। ध्यान रहे, दुर्दैव है इस देश का कि आज भी हमारी जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में से 20% के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। जनधन योजना के द्वारा मोदी जी ने वह एक बहुत बड़ा खाते बनाने का आह्वान निर्माण किया था, बहुत अच्छी। लेकिन बैंक जो होते हैं, व्यापार के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार में क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा होता है, पैसे के द्वारा होता है। मुद्रा, जिसको अंग्रेजी में करेंसी कहा जाता है, उस मुद्रा के द्वारा होता है। और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तथा एक देश से दूसरे देश तक क्रय विक्रय की मूल्य जो होता है, यानी क्रय विक्रय का मूल्य और उसकी अदायगी बैंकों के माध्यम से ही होती है। और बैंक देश विदेश में भुगतान के लिए, पैसे लेने के लिए, देने के लिए अनेक व्यापारियों को बैंक अपनी राशि उपलब्ध कराते हैं। और व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूंजी लगाना। और ये पूंजी कौन प्रदान करता है? बैंक प्रदान करते हैं। आज देखिए, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हमारे सामने आते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एक ज़माने में ये बहुत गरीब लोग थे। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पिता हैं, वो एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। लेकिन आज इतना बड़ा साम्राज्य, उन्हें एम्पायर खड़ा किया है कि कुछ न किसी बैंक ने उन्हें लोन दिया, किसी बैंक ने उन्हें कर्जा दिया, उस कर्जे को उन्होंने पूंजी के रूप में लगाया और उस पूंजी को व्यापार के लिए प्रयुक्त करके
उनका फ़ायदा किया और उन्होंने समय रहते उस कर्ज़े को ब्याज सहित वापस कर दिया। तब जा कर के वे आगे चल कर के अच्छे व्यापारी बने। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रहे कि चाहे आप व्यवहार घर में कर रहे हों, गाँव में कर रहे हो, अपने शहर में कर रहे हो, अपने प्रांत में कर रहे हो, देश में कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हो, आपको बैंकों का नेटवर्क बहुत लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रहे कि आपकी शिष्यवृत्तियां भी जो होती हैं सीधे आपके खाते में उसकी समा जाती हैं। यानी पहले क्या हुआ करता था कि साहूकार महाजन लोग बहुत बड़े ब्याज पर, बहुत ज़्यादा दर के ब्याज पर खरीदी बिक्री कर मतलब ऋण प्रदान करते थे और ऋण प्रदान करने के माध्यम से लोगों को लूटते भी थे। आज ऐसा नहीं है। निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय की कालावधि तक अगर आपने लिया हुआ कर्जा पूरी तरह से वापस कर दिया तो आपका फायदा ही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये जो विभिन्न व्यापार और व्यवसायों के लिए बैंक और छोटी मोटी वित्त संस्थाएं, केवल बड़ी बड़ी बैंक नहीं, एसबीआई में ही खाता हुआ ऐसा नहीं, छोटी छोटी पत संस्थाएं भी, छोटी छोटी वित्त संस्थाएं भी ऋण मुहैया कराती हैं, कर्जा मुहैया कराती हैं और उस कर्जे की पूंजी के द्वारा छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, गृहोद्योग लगा करके लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और ध्यान रहे आजकल बैंक बड़े बड़े डिफॉल्टर भी हो रहे हैं। मतलब इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, एक और हम किसानों की बात करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं फसल न आने पर वगैरह वगैरह कहते हैं, और दूसरी ओर बहुत बड़े बड़े उद्योजक बहुत सारे ऋण लेकर के देश से भाग जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ये भी व्यवस्था बदलनी बहुत ज़रूरी है। जिसकी जितनी पूंजी होगी, जिसका जितना योगदान होगा, उसको उसी प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार की बातें आप हमारे सम्मुख यानी लोगों के सम्मुख रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में अब धीरे धीरे आ रही होंगी। अब देखिए, आपने परिवहन की बात की, उसके उपरांत वित्त और बैंक या वित्तीय संस्थाएं छोटी मोटियों की बात की, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ है रिस्क लेना। यानी आप अगर किसी व्यवसाय में जा कर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे कही थी, एक कार्यशाला में, उद्योजकता कार्यशाला में बात कही गई थी, आप सच्चे उद्योजक तब माने जाएंगे, सच्चे व्यापारी तब माने जाएंगे कि आप उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में फ्रिज बेच करके दिखाएं। ये बहुत कठिन बात है। अब देखिए कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो पूंजी आपने लगाई हुई है, जो भांडवल आपने लगाया हुआ है, वह कम से कम उतना तो वापस आ जाए। मतलब अपने 100 रुपये किसी व्यवसाय में डाले तो कम से कम 100 रुपये तो निकलने चाहिए। 101 निकले अच्छा, 200 निकले उससे अच्छा, 300 निकले उससे अच्छा, मतलब फ़ायदा हो। लेकिन कभी कभी नुकसान भी बहुत भुगतना पड़ता है। इसलिए जिस व्यापार में आप अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिस व्यवसाय में आप अपनी किस्मत आजमाते हैं, उसके लिए जो आप पूंजी एकत्र करते हैं, उसके लिए जो आप संसाधन एकत्र करते हैं, उनका बीमा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए तीसरा, मतलब पहला परिवहन साधन, दूसरा वित्तीय संस्थाएं, बैंक इत्यादि, और तीसरी की बात हम कर रहे हैं बीमा के साधन। जहां भी विभिन्न वस्तुएं एक स्थान पर बड़ी भारी मात्रा में एकत्रित रखी जा सकती हैं तो उनको नष्ट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। समझिए किसी एक बड़े गोडाउन में कपास एकत्र करके रखा हुआ है, रुई या कपास, तो कहीं आग की चिंगारी हो गई, पूरा कपास जल जाएगा, पूरी बर्बादी हो जाएगी। यानी बहुत सारी चीज़ें अगर एक स्थान पर आप इकट्ठा करके रखते हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो सकता है, और जिस अनुपात में आपका नुकसान होता है उतना ही आपके व्यापार पर परिणाम होगा। इसलिए आपकी पूंजी की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करनी चाहिए कि जो संसाधन आपके पास हैं, जो स्थान आपके पास है, जो मकान आपके पास है, जो गोडाउन आपके पास है, जो गोदाम आपके पास है, इन सब में रखने के लिए जो माल आपके पास है, प्रोडक्ट हैं, उसका बीमा कराया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गोदामों में भरा हुआ माल जो है, प्रोडक्ट जो है, वो पूर्णतः रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। और ऐसे खतरों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थिति है तो वह हमारे पास है बीमा की। यानी बहुत सीधा साधा और
महत्वपूर्ण साधन बीमा है। अब ये बीमा केवल एक वस्तु का ही नहीं, जीवित व्यक्ति का भी निकाला जा सकता है, जिसको हम आयुर्बीमा कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाने वाला। इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से जब ताल नाम की फिल्म प्रदर्शित हुई तो 1999 में सुभाष घई नाम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहली बार ताल फिल्म का बीमा करवाया था। मगर मतलब इसका मतलब कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो भी जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं उतने पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और देखिए कि ये बीमा कोई एकदम भरने की चीज़ नहीं है। इसका जो प्रीमियम होता है, इसकी जो किश्त होती है, आप महीना, 6 महीना, सालाना आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख आप एक ही समय भर दें। जैसे देखिए जितने भी नौकरदार लोग होते हैं, जिनकी नौकरी परमानेंट हो जाती है, तो उनके पास बीमा एजेंट आ जाते हैं और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बहुत सारी योजनाएं सम बताते हैं। कुछ जीवन आनंद की होती है या अलग अलग नाम उसके आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपका उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उस माल की संरक्षण के लिए भी, उसकी सुरक्षा के लिए भी आप बीमा करा सकते हैं और उसका प्रीमियम थोड़ा देना पड़ता है। ध्यान रहे, अपघात हो, बिजली करंट उतरो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएं, आग लग जाएं, ये घटनाएं अपघाती होती हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान होता है बहुत बड़ा होता है। इसलिए कम घटनाएं हैं, बहुत छोटी घटनाएं हैं, कम मात्रा में होती हैं, लेकिन जिसका जल जाता है उसी को उसका पता चलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति व्यापार में जब उतरता है तो अपने वास्तु, अपने गोदाम, अपने जितने भी संसाधन हैं, जितने साधन हैं, जितना प्रोडक्ट है, उन सब का बीमा छोटी छोटी किश्तों के रूप में उसे भर देता है। और ध्यान रहे, जब ये बीमा कंपनी कोई होती है, पहले तो केवल LIC थी, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आज प्रत्येक बैंक, SBI बैंक है या अन्य बैंक हैं या अलग अलग कंपनियां हैं, टाटा भी इंश्योरेंस में उतरी हुई है। तो ये सारी जो बैंकें हैं या ये सारी जो कंपनियां आपको एक सुरक्षा कवच बना रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और वो बीमा कंपनी हानि की पूर्ति का वचन व्यापारी को देती है। कोई व्यापारी अगर उसकी किश्तों में उसका बीमा भर रहा है, तो अगर नुकसान हो जाता है, खुदा न ख्वास्ता, तो वो नुकसान वो उसकी आपूर्ति वो करा देता है। उसके जो हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उस नुकसान की वो परिपूर्ति कर देते हैं, क्षतिपूर्ति कर देते हैं, जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर समझिए, अब देखिए भारत में भी बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिसमें व्यापार को बहुत तरजीह दी जाती है, जैसे गुजरात जैसा है। गुजरात के अकेली सूरत इस शहर में कपड़े का जो व्यापार चलता है, उस व्यापार का दैनंदिन टर्नओवर अगर देखा जाए तो वो अरबों में होता है। करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, अरबों में होता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि सूरत के जो व्यापारी हैं वो अपने कपड़े कहीं जल न जाएं, उसकी सुरक्षा कर लें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो जो 3 हमने साधन देखे, परिवहन के साधन, बैंक या वित्तीय संस्थाएं और बीमा साधन, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण और बात इसमें आ जाती है, वह सरकारी तंत्र और अर्ध सरकारी तंत्र एक साधन के रूप में। ध्यान रहे, व्यापार में सहकार से सहयोग की पहली शर्त होती है, क्योंकि आज राजे रजवाड़ों का तो काल नहीं रहा। तो जो वाणिज्य आपको करना है, जो वित्तीय व्यवसाय आपको करना है, उसके लिए सरकार का परवाना, सरकार की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। समझिए, आपने कोई एक BSc होने के बाद आपने D.Pharm की होगी या BSc की होगी, तो उसके बाद आपने MSc करने के बाद दवाई की दुकान डाल दी, मेडिकल शॉप डाल दी, तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, अनुमति पत्र ज़रूरी है, लाइसेंस ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत कोटा, परमिट, देश निर्देश, विदेश में व्यापार करने के लाइसेंस, कस्टम ड्यूटी, आबकारी विभागों द्वारा वस्तुओं की जांच पड़ताल, आयकर, आयकर भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सरकार करवाती है। अगर सरकार का वही तो काम है, बिक्री कर है, ये सारे करों का वो एकत्रीकरण कर देती है और उन करों का उपयोग हम
सरकार जन कल्याण की योजनाओं में करता है। तो एक आध किसी व्यवसाय को किसी एक व्यक्ति ने व्यवसाय करने की बात सूझी तो उसे सरकारी अर्ध सरकारी तंत्रों से वो सारे के सारी अनुमतियां लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे व्यवसाय और व्यवसायी जुड़े होते हैं। ये जो विभाग हैं सारे सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग व्यापारी को ठीक प्रकार से अपना व्यवसाय चलाने की सुविधा देते हैं। व्यापारी की वैधानिकता के लिए विविध विषय कार्य भी करने पड़ते हैं उसके लिए। इसलिए विधि और कानून के क्षेत्र में भी ध्यान रहे, सरकार जिस कानून से चलती है, देश जिस कानून से चलता है, उस कानून से भी उस कानून की जानकारी भी एक साधन हमारा बन सकती है। इसलिए ये भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप सरकारी और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित बातें हों। और कभी कभार अगर कोई करार टूट जाता है, अगर कोई करार छोड़ करके कोई भाग जाता है, तो उसके लिए न्यायालय में जाना भी उतना ही ज़रूरी बात बन जाती है। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए। अब इसके उपरांत अंतिम भाग हमारा है साधन का, वह है जनसंचार माध्यम और विज्ञापन। ध्यान रहे, आप कितने भी अच्छे व्यापारी हों, आप कितना भी अच्छा उत्पाद करते हो, जब तक लोगों के सामने उस उत्पाद की उपादेयता का कोई विज्ञापन नहीं जाएगा, तब तक लोग खरीद नहीं करेंगे। देखिए, आज कुछ ब्रांड बन चुके हैं, वो ब्रांड केवल और केवल विज्ञापनों के माध्यम से। इसलिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग विज्ञापन के लिए कैसे करें, चाहे वो प्रिंटेड मीडिया हो, यानी अखबारों में आने वाले विज्ञापन एक काल में बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे। मेरे ख्याल से लक्स, ये जो साबुन है, आजकल एक ब्रांड बन चुका है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का। तो उस लक्स की पहली जाहिरात, पहले विज्ञापन प्रिंटेड रूप में आया था। उसमें नूतन जो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उनकी माताजी शोभना समर्थ हाथ में लक्स की टिकिया लिए हुए खड़े थे, इतना ही एक फोटो था। लेकिन आज वो लक्स कहाँ तक पहुंच गया देखिए। मतलब 1943 में लक्स का प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी ने शुरू किया, और आज वो इस स्तर तक पहुंच चुका है कि वह अन्य दृक श्राव्य माध्यमों में, वो केवल प्रिंटेड माध्यम में, मुद्रित माध्यम में ही नहीं, वो रेडियो पर भी उसका विज्ञापन आता है, टेलीविज़न में भी विज्ञापन आता है, इंटरनेट पर भी विज्ञापन आ जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए न जाने कितनी अभिनेत्रियाँ होड़ में लगी रहती हैं। तो देखिए कि उपभोक्ता की क्रय इच्छा संपूर्ण व्यापार की नींव है। मतलब कोई भी व्यापार, कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने की सबसे पहली शर्त यह है कि उस प्रोडक्ट के प्रति उपभोक्ता को आकर्षित किया जाए, उस उत्पाद को खरीदने के लिए उसे मजबूर किया जाए, विवश किया जाए। और ये विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण कला है। और प्रत्येक माध्यम का, प्रत्येक जनसंचार माध्यम का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इस बात के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके सम्मुख यहाँ रखी जा रही है। क्योंकि ध्यान रखिए, कोई अगर उपभोक्ता ही न हो, कोई कस्टमर ही न हो, कोई खरीदार ही नहीं हो, तो उस उत्पाद का मतलब क्या है। और ध्यान रहे, आज इस दौर में हम आ रहे हैं कि पहले उत्पाद बनता है और बाद में उसकी विज्ञापन किया जाता है। पहले क्या था, जैसे आवश्यकता थी वैसा उत्पाद बनाया जाता था, और आज पहले उत्पाद बन रहा है और फिर उसकी आवश्यकता निर्माण की जा रही है। जैसे मोबाइल, जैसे इंटरनेट, जैसे लैपटॉप, इनकी आपको जीवन आवश्यक चीज़ नहीं है ये, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी किस प्रकार जीवन आवश्यक चीज़ है, ये बताने का प्रयास इन विज्ञापनों के माध्यम से किया जाता है। और ये विज्ञापन ही व्यापार की सही नींव है। मराठी में जिसे पाया कहते हैं, अंग्रेजी में बेसमेंट कहते हैं। वो बेस, वो नींव, वो बुनियाद, ये विज्ञापन है। अगर खरीदार ही न हो तो व्यापार नहीं चलेगा। वस्तु की आवश्यकता, आवश्यक वस्तु की जानकारी, उसको खरीदने की इच्छा को जगाने के लिए व्यापारियों को कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है
मीडिया और मीडिया के द्वारा विज्ञापन, मतलब किसी वस्तु के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, मतलब गुणवत्ता क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसकी वितरण प्रणाली क्या है, बिक्री का ढंग क्या है, व्यक्तिगत बिक्री किस प्रकार होती है, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, उसकी आयात निर्यात कैसे की जाती है, इनका भले ही बहुत ज़्यादा महत्व हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है विज्ञापन का, जिसको हम शुद्ध मराठी में जाहिरात कहते हैं, अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। मतलब विज्ञापन बहुत आकर्षक बना दिया जाए, लेकिन उस गुणवत्ता का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो लोग बाद में ऐसे विज्ञापनों की ओर भी ध्यान नहीं देंगे। मतलब उत्पाद और विज्ञापन दोनों समांतर रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब विज्ञापन कितना भी आकर्षक हो, लेकिन वह उत्पाद उस खरीदार की, मतलब खरीदी करने वाले की अपेक्षाओं पर नहीं खरा उतरा तो उसका वो बहिष्कृत कर देते हैं। ध्यान रहे, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ साथ विज्ञापन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आज आपके इस सूचना क्रांति के युग में देखा जाए, सूचना संचार क्रांति के युग में देखा जाए, तो बिना विज्ञापन के व्यापार उद्योग भी संभव नहीं है। बिना जाहिरात के, बिना विज्ञापन के आप व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति है। यानी आप चाहे वो मुद्रित पेपर में दो, लिखित रूप में दे दो, चित्रित करना भी क्रय विक्रय कला ही है। विज्ञापन का कार्य उत्पादों को, वस्तुओं को बेचना और जनता के मस्तिष्क व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विज्ञापन के हित में प्रभावित करना होता है। समझिए, एक बिस्कुट, छोटी सी चीज है बिस्कुट। अब बिस्कुट कितनी कंपनियों का आता है, लेकिन ब्रांड बन चुका है पार्ले। समझिए, अब वॉशिंग मशीन की बात, वॉशिंग पाउडर की बात करें, लेकिन उसका ब्रांड बन चुका था निरमा। अब उसमें अलग अलग बहुत सारे आ रहे हैं। अब इसमें ब्रांडिंग इतना होता है, इतना व्यापार होता है, इतना बढ़िया व्यापार होता है कि कभी कभी यह भ्रम भी होता है कि प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम ये एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। जैसे कोका कोला शीत पेय, पार्ले बिस्कुट, निरमा वॉशिंग पाउडर, इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। और ध्यान रखिए, इसका प्रभाव बहुत होता है। आप कहीं भी जाए, आजकल बड़े बड़े डिजिटल होर्डिंग आए हैं। दीपावली के काल में कपड़ों के बहुत सारे विज्ञापन आए थे, बहुत सारे अन्य अन्य चीज़ों के, गाड़ी, मोटर, कार। जब लोग अपने आप को खुश महसूस करते हैं तो वो खरीदी कर लेते हैं। इस प्रकार से बातें अधिक बढ़ जाती हैं। विज्ञापन का कार्य विज्ञापित वस्तुओं को बेचना तथा जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करना होता है, और वह भी सामूहिक रूप में। मतलब पड़ोसी ने एक विशिष्ट वस्तु आपके ले ली तो आपको भी लगता है कि हम भी वो वस्तु ले लें। और मांग को उत्पन्न करना, सबसे ज्यादा कार्य क्या था विज्ञापन का? मांग को उत्पन्न करना और फिर मांग को स्थिर रखना और उस मांग के अनुसार उसको और बढ़ाना और अपने प्रोडक्ट को बेचते जाना और व्यापारिक प्रतियोगिता में अपना स्थान निर्धारित करना। एक ही कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, अनेक कंपनियां एक प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण करती हैं। जनसंचार के मुद्रित और दृश्य श्राव्य माध्यमों का यह बहुत महत्वपूर्ण माध्यम आ जाते हैं विज्ञापन के लिए। समाचार पत्र पत्रिकाएं हो या फिर घर घर जा करके व्यापारी करो, किसी चीज़ की जाहिरात करो। बाद में रेडियो आया, फिर दूरदर्शन आया और दूरदर्शन के अनेक चैनल आ गए। पहले एक ही दूरदर्शन था, अब तो कितने जाने कितने चैनल आ गए। और इसके बाद स्काई शॉप आया, ऑनलाइन खरीदी बिक्री आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। कल फिर से वाणिज्य, व्यापार और भाषिक प्रकार्य इस विषय को लेकर के और अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।